जनसुराज के भावी प्रत्याशी इस वक्त फैज सर हैं मेरे साथ, बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर, और विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अपने दल बल के साथ ये दिखते हैं और क्रिकेट से भी काफ़ी इनका लगाव है। फलक एकेडमी क्रिकेट से ये जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये हर क्षेत्र में दिखते हैं। बरौली के चाहे किसी भी क्षेत्र हो, खेल हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, हर मंच पे नज़र आते हैं। लेकिन आज मेरी बात कुछ खास मुद्दों पे होगी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीबीसी स्कूल के इस प्रांगण में और ऑफिस में, और मेरे साथ फैज सर हैं। सबसे बड़ी बात सर कि आपकी जो पार्टी को चुनाव चिन्ह जो मिल गया है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको चुनाव चिन्ह मिल गया है। क्या चुनाव चिन्ह है, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। पहले सबसे पहले तो चुनाव चिन्ह बतलाने से पहले मैं आपको, आपकी टीम को और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को आपने अपना कीमती समय दिया मेरी बातों को जानने के लिए, पार्टी की बातों को जानने के लिए। सबसे पहले मैं तमाम आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। रही बात हमारे पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिला है, ये चुनाव चिन्ह मिला नहीं है। चुनाव चिन्ह हम लोगों ने मांगा था चुनाव आयोग से, वही चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिला है। हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का वास्ता। स्कूल का वास्ता? हाँ, ये चूँकि स्कूल का वास्ता हम लोगों ने इसलिए मांगा कि बिहार के नेताओं ने आज़ादी के बाद से आज तक बिहार के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधने का काम किया है, इन बच्चों के पीठ पर बोझ बांधने का काम किया है। लेकिन हम लोग बच्चों के पीठ पर स्कूल का वास्ता बांधेंगे, क्योंकि गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है जिसका नाम स्कूल का वास्ता है। स्कूल का वास्ता गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का वास्ता बिहार को बदलने का रास्ता। बिहार को आज बदलना है तो बस मात्र एक ही रास्ता है कि इस अपने बिहार प्रदेश के बच्चों को स्कूल का वास्ता दिया जाए। चलिए, बड़ी बात इन्होंने कही कि गरीबी से निकलना हो या हर तरह से, किसी भी तरह से निकलने की जब बात आती है तो शिक्षा सबसे पहले सामने आता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस सवाल को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहा था सर से, इनके पार्टी के जो सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, इनके द्वारा कुछ बातें मीडिया के सामने आकर के कही गई जो काफ़ी वायरल चल रही है। इनके द्वारा, जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा कही गई बात है कि सरकार बनाने में मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं है इनको। मैंने जहाँ तक देखा है और लोगों ने भी देखा है कि उन्होंने कहते हुए नज़र आ रहे हैं मीडिया के सामने कि सरकार बनाने के लिए उनको मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है, यानी उनको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, जहाँ तक मैंने देखा है। इस पर क्या कहेंगे फैज सर? मैं इनसे जानना चाहूँ, क्या मुस्लिमों को वाकई जनसुराज को ज़रूरत नहीं है? इस बयान को आपने कहाँ सुना? मैंने चैनलों के माध्यम से देखा, जो चलाया जा रहा था, फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा। सबसे पहली बात कि कोई चैनल तो नहीं चला रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ लड़के, कुछ लोग चला रहे होंगे इस चीज़ को। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तथाकथित सेकुलर दल से प्रभावित, जिन लोगों ने आज तक एक मुश्त वोट दिया है, लेकिन उनको आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी भैया नहीं मिली है। तो ये किसी पार्टी दल के कहने पर प्रशांत किशोर जी का जो बयान है वो बिल्कुल आधा से भी आधा चलाया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी से आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि भैया सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी ज़रूरत है, तो प्रशांत जी अपने नज़रिए से कहे कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं, हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है, व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है। हर बार जिस तरह से तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है, वो तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने जो वोट तो ले लेती है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब भागीदारी की बात आती है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, तो मुसलमानों के नाम पर सारी पार्टियां चुप हो जाती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके उन दर्शकों को बताना चाहता हूं जो दर्शक आज गुमराह हो रहे हैं, वो साधा अधूरा कटमस वीडियो देखने के लिए। हम तो आपके माध्यम से भी कहेंगे कि आप भी उस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग कन्फ्यूजन में जनसुराज पार्टी को तो वीडियो है आपके पास? हाँ, वो वीडियो पूरा हमारे पास है, मैं आपको अभी दे देता हूं, और आप अपने चैनल के माध्यम से उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सारा चीज़। प्रशांत किशोर ने यही बात कही है कि व्यवस्था, हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है, और मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखा जाना ये कहीं से उचित नहीं है।
कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर का असली चेहरा सामने आ रहा है इस बयान के बाद, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनका जुड़ाव शुरू से बीजेपी से रहा और वो लंबे समय तक सलाहकार रहे और रणनीतिकार भी रहे हैं, बेहतर काम किया है और वो बीजेपी से काफ़ी क्लोज रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये पार्टी जैसे बीजेपी जो है वो मुस्लिमों को साइड करके चलती है, क्या आगे ये भी कुछ ऐसा रुख करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो कहा कि प्रशांत जी भाजपा के बहुत करीब रहे हैं, बीजेपी के बहुत करीब रहे, तो बीजेपी के करीब मात्र वो 12 से 14 2 वर्षों तक रहे। सरकार बनाने में भी योगदान 2014 में सरकार 2012 से 14 में बिल्कुल आपका कहना ये जायज़ है। या वही प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने अपने चुनावी प्रबंधन, चुनावी मैनेजमेंट के बल पर ये दिखाया कि भाई एक मैनेजमेंट भी एक चीज़ है जिसके बदौलत जो है किसी को कुर्सी पर स्थापित किया जा सकता है। जब अक़लियत समाज के सामने, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के सामने एक बड़ी संकट आई थी, 2021 की मैं बात बता रहा हूँ, जब इस देश में सीए और एनआरसी का बिल सरकार द्वारा लाया जा रहा था, कानून बनाया जा रहा था, उस समय बंगाल विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 2021 का बात। आपको याद होगा कि जितने ममता बनर्जी के जितने बड़े बड़े मंत्री थे, एमएलए थे, सब ममता बनर्जी को छोड़ के भाजपा को ज्वाइन कर रहे थे। 2 लाख आरएसएस के वर्कर दिन रात किए थे और भारत का हर एक व्यक्ति कह रहा था कि इस बार पूरी बहुमत से भाजपा की सरकार बंगाल की धरती पर बनेगी। उस समय भाजपा को हराने के लिए, कब? जब आपके गर्दन पर सीए एनआरसी की तलवार लटकी हुई थी। आज तक अक़लियत समाज की ख्वातीन अपने घरों की चौखट लागकर किसी धरना प्रदर्शन आंदोलन में नहीं गई हुई थी, लेकिन उस समय का दौर याद कीजिए। आपके गोपालगंज जिले के अम्बेडकर भवन से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक आपके घरों की ख्वातीन धरना प्रदर्शन आंदोलन में नजर आ रही थी। उस समय बंगाल की धरती पर यहाँ से राहुल जी नहीं गए थे, तेजस्वी यादव नहीं गए थे, अखिलेश जी नहीं गए थे, यही प्रशांत किशोर गए थे, जिन्होंने पत्रकारों को, आप जैसे मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर भाजपा 2 अंकों से 3 अंक में आ गई तो मैं चुनावी प्रबंधन के काम से, चुनावी रणनीति से संन्यास ले लूँगा। और 77 पर भाजपा को रोका गया और पुनः वहाँ ममता बनर्जी की 2 मई 2021 को रिजल्ट आया और ममता बनर्जी की सरकार बनी। जब सरकार बनी तो 2 दिन बाद पत्रकारों ने पूछा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि अब क्या होगा सीए एनआरसी का, तो उन्होंने कहा कि बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोटर से उनमें अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन ये है कि जो मनीष कश्यप आज जनसुराज से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर जी जिस मनीष कश्यप को अपना लिए हैं, अपना बना लिए हैं, ये मनीष कश्यप जो है पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जब भी मुस्लिमों की बात आती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कटाक्ष करने की बात है तो मनीष कश्यप, हर बात पे हिंदू मुस्लिम करना, मुस्लिमों को नीचा दिखाना, हर वीडियो में ये झलकता था। तो वैसे व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल करना, मुस्लिमों के माइंड में ये चल रहा है कि वाकई ये पार्टी तो कहीं बीजेपी के माइंड सेटेड तो नहीं है कि क्योंकि जो मनीष कश्यप हमेशा मुस्लिमों के अगेंस्ट था उसको अपना बना लिया। इस पे क्या कहेंगे सर? इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा तमाम दर्शकों से, तमाम सम्मानित जनता से, कि मनीष कश्यप जो कुछ भी पिछले दिनों में उन्होंने कहा जनता के बीच में, वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं भी उन सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हम का निकला हुआ व्यक्ति अगर शाम में घर वापस आ जाए तो उसको भुलाया हुआ नहीं कहते। बात समझिए, हम समझ रहे हैं, आप मान रहे हैं कि गलती थी। हाँ, गलती तो उन्होंने किया था, लेकिन जो व्यक्ति कल गोडसे का झंडा उठाता था, कल जो गांधी जी को गाली भी देता था पहले जो व्यक्ति, हाँ, कल भाजपा का झंडा उठाता था, गांधी को बुरा भला कहता था, आज वही व्यक्ति गांधी को के झंडे के नीचे चलने के लिए तैयार है। आज गांधी के विचारधारा को अपने हाथों में थाम के अम्बेडकर साहब के उस झंडे को लेकर चलने के लिए तैयार। तो जीत किसकी हुई? जीत तो हमारी हुई। और आज के डेट में अगर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उस तरह का कोई बयान मनीष कश्यप जी देते हैं, मनीष कश्यप जी अगर उस तरह का कोई बयान देते हैं तो पार्टी से सीधा बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाएगा। मतलब कश्यप नहीं रहे जो पहले थे, अब उनकी बातें जो है जात पात की नहीं होगी और हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, अब जो संवैधानिक बात है वही नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बात होगा। अब सही
देखिए ऐसा थोड़ा है कि कोई व्यक्ति आज बुरा है तो कल वो अच्छा नहीं हो सकता है बिल्कुल। आपका अतीत कैसा हो रहा हो, लेकिन भविष्य सुधारने का संवारने का अधिकार सबको है। लेकिन कहीं उसको हम सर पे बैठा लें और फिर से वो टांडो करने लगे पहले वाले तेवर में, तो सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल। मतलब आपको भरोसा है कि मनीष कश्यप जो बदल गए हैं, अब दोबारा जो है वापस इस तरह की कोई घिनौनी हरकत नहीं करेंगे जिससे सेकुलरिज्म माइंडसेट पर कोई झटका लगे। बर्निंग इशू है, जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि बड़े पैमाने पर जो बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में हमारे बच्चे जाके 10 से 12-15 हज़ार कमाने के लिए अपने माता पिता को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने गाँव जवार को छोड़ के जाते हैं 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए, और वहाँ जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, गाली सुनते हैं, बिहारी लोग कह के हमको दुत्कारता है। आज महाराष्ट्र का सूरत देख लीजिए, जितने हिंदी भाषी लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनको थूक के चटवाया जा रहा है, पैर पर गिरवाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के बच्चे केवल मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं? दूसरे प्रदेशों में जाके 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाते हैं और उसके एवज में गाली सुनते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। ये काम यहाँ की सरकारों का था। 1965 के बाद जिन लोगों ने इस बिहार की गद्दी को संभाला है, सबने बिहार के लोगों का शोषण किया है। बिहार को सबसे गरीब और पिछड़ा, सबसे अंतिम पायदान पर किसी ने ले गया है तो बिहार के इन पार्टी दलों के लोगों ने ले गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो और कुछ होगा या नहीं, 10 से 12-15 हज़ार का रोज़गार हम लोग पंचायत स्तर पर ही पैदा करके बिहार के लोगों को देने का काम करेंगे। अब दूसरे प्रदेशों में जाके बिहार के लोगों को गाली सुनना नहीं पड़ेगा। जो बात कहना वही चाहूँगा कि अभी भी जो जिनके मन में कन्फ्यूजन है सर, उसे कैसे आप दूर करेंगे? लोग कह रहे नहीं ये बीजेपी की पार्टी है, ये प्रशांत किशोर क्या बोल गए, इन्होंने क्यों कहा कि मुस्लिम की ज़रूरत नहीं है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा और समझाने की कोशिश करें। अब आपकी हर एक बात का मैं समझता हूँ कि सटीक जवाब मैं दे चुका हूँ। अब अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो भाई दुख की बात है कि आपके जैसे बड़े यूट्यूबर उस वीडियो को आज तक नहीं देखे हैं कि पूरा वीडियो क्या है। आप भी आधा अधूरा में रह रहे हैं। ये माने ये अच्छी बात नहीं, हर जगह ये दुख की बात है, समझे ना। क्योंकि वही चलाया जा रहा है, वो लोगों द्वारा चलवाया जा रहा है। किन लोगों द्वारा? जिनके नीचे से जमीन खिसक रही, उनको लग रहा है कि भाई कल तक इस समाज के लोग बधुआ मजदूरी हमारा करते थे, हमारा चट्टी बिछाने का काम करते थे, दरी बिछाने का काम करते थे। अब ये भी समाज को लग रहा है कि भाई हमको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। तो हम आप पूछ रहे हैं कि आपकी संख्या 18%, तो 18% के अनुपात में आपको सिंबल ही लो देगा। लोकसभा में लड़े, कई को टिकट मिला अकलियत समाज को, राजद के लोगों ने आपको 2 मात्र टिकट दिया और दोनों टिकट उस जगह दिया गया जहाँ से हरा दिया गया। प्रशांत जी आपको 40 सीट पर लड़ा रहे हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर वास्तव में वे अकलियत समाज के हिमायती हैं तो अपने आप को तो सीएम घोषित कर दिए। उनकी संख्या 14% है, आपकी संख्या 18% है। अगर झूठ भी अगर किसी भी चैनल के माध्यम से यह कह देते हैं कि अकलियत समाज के व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम भी बना देंगे तो हम लोग पूरा अभी हम लोग सारे लोग जो है उनके साथ लग जाएंगे जनसुराज। काफ़ी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। अगर वो कह दें, उनकी बात छोड़िए, आज हम तो बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे मुकेश सहनी जी को कि मुकेश सहनी जी के समाज की संख्या 2.5 से 3% के बीच में है। और वो व्यक्ति उनके बगल में बैठ के कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम के दावेदार, हमको डिप्टी सीएम बनाया जाए। और 18%, लेकिन 18% का कोई लीडर बगल में तो बैठता भी नहीं है। अगर कह दे कोई व्यक्ति, इस समाज का कोई लीडर, अकलियत समाज का, कि हम लोगों में से भी किसी व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बनाइए, तो ना ही वो कह सकते हैं, ना ही इस समाज का कोई लीडर उस पार्टी में कह सकता है। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, है किसी में ताकत तो कह के दिखा दे। तो भाई मुकेश सहनी तो भाई वो तो बधाई का पात्र है कि कम से कम संख्या कम है, लेकिन सपना तो बड़ा है उस आदमी का। वो तो अपना हक अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। लेकिन आप चट्टी बिछाइएगा, दरी बिछाइएगा, झंडा डोइएगा कि किसी तरह से हमारा टिकट बच जाए, टिकट मिल जाए, बस उतने। अरे भैया, तो तुमको हक कब देगा जी?
एक मुश्त पागल की तरह वोट दे रहे हो, तुमको मिल क्या रहा? और जो व्यक्ति तुमको हिस्सा दे रहा है कि हम 40 सीट पर विधानसभा लड़ाएंगे, केंद्र सरकार ने आपके खिलाफ एक कानून लाया वक्फ का, तो वक्फ को लेकर प्रशांत किशोर ने आपका विरोध थोड़े किया जी। तेजस्वी तो खुल के बोला, प्रशांत किशोर ने भी तो खुल के कहा कि इतने बड़े समाज के खिलाफ आप कानून बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का स्टैंड है, हम लोग वक्फ के इस बिल के खिलाफ, इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि जहाँ जिक्र आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू की हो रही है, वहाँ प्रशांत किशोर की जरूर हो रही है, जनसुराज की, ये तो है। देखिए, प्रशांत जी चूँकि जो बात कर रहे हैं, आज तक बिहार में शिक्षा रोजगार के नाम पर वोट नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भैया आपने आज तक जो वोट किया है, सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर वोट किया है, 4 किलो 5 किलो अनाज के नाम पर वोट किया है, लेकिन अब की बार आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट कीजिए, ताकि उनको वर्ल्ड क्लास की, विश्व स्तर की शिक्षा मिल पाए। और कल आप भले ही गरीब होकर इस दुनिया से चले जाएं, आपके आने वाली पीढ़ी, आपकी ये बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें हमेशा के लिए सुख और चैन का ज़िंदगी जिए। बिहार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब दिल्ली का लोग नहीं आएगा, बिहार को बेहतर बनाने के लिए गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग नहीं आएंगे। बिहार को बेहतर बनाने के लिए बिहार के लोगों को ही खड़ा होना होगा, और बिहार के लोग जनसुराज के साथ खड़े हो चुके हैं। बिहार को बदल के ही रखेंगे, बिहार को जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक बिहार के लोग चैन के सांस नहीं लेंगे। और बिहार के लोगों ने ये भी ठाना है कि आज तक हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया, जाति धर्म के नाम पर वोट दिया है, लेकिन अब जो वोट होगा वो हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर नहीं होगा, अब होगा तो बिहारी के नाम पर होगा। हर व्यक्ति अपने बिहारीपन को जिंदा कर रहा है, और व्यक्ति अपने आप को बिहारी समझ के अपने बच्चों का चेहरा देख के उनके उज्जवल भविष्य और तकदीर के लिए जाके ईवीएम का बटन दबाएगा। स्कूल का वास्ता छाप पर, स्कूल का वास्ता हो जाएगा गरीबी से निकलने का रास्ता।